how to score 90 plus marks in IAS Prelims 2025 examinations. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all these subjects on this platform. In our last video, we had started the 4.1 unit जहाँ पे हम era of mass nationalism 1919 से 47 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उनसे रिलेटेड सारे PYQs को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। कल की वीडियो में, जो कि इससे पहले की एक वीडियो थी, उसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कल 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे बिकॉज हमने थोड़ा सा सारी इवेंट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था। तो जिसने वो नहीं देखा है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक बार आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका एक टाइमलाइन का जो ओवरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछा गया था 2020 में। पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इनवाइटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस promulgated in connection with the civil disobedience movement, acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excess, release of only those prisoners who were not charged with the violence. Can we discuss about Gandhi Irwin Pact? तब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। So between 1926 to 1931 इंडिया में जो वाइसरॉय रहे थे वो थे आपके पास लॉर्ड इरविन। तो इनके सामने जो चैलेंज था वो था सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट कर रखा था, दांडी मार्च जो गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी थी 12 मार्च 1930 के आसपास। अब गांधी जी ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि भाई, एक लेटर लिखा था कि मैं ये जो धरासना सॉल्ट जो है सत्याग्रह है इसको धरासना की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इन पे कुछ खास उस वक्त ध्यान दिया नहीं गया, कुछ खास जवाब नहीं दिया गया। और फिर स्टार्ट होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1930 में स्टार्ट होती है। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आने से मना कर दिया, दे बॉयकॉटेड टू पार्टिसिपेट। और बाकी सारे जो मुस्लिम लीग्स है यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने खाली जो हालांकि पार्टिसिपेशन किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है एक तरह से फेलियर साबित हुई, क्योंकि जो कंट्री की मेन पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वो ही नहीं है। तो जो भी डिस्कशन के ऊपर मुद्दे तय हो रहे हैं, क्या मतलब आगे जाके वो मुकर गए। तो फिर आपके पास ये 1931 के आखिरी वाला जो टाइम था, दिसंबर 1931 में, अब इरविन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक आपको गांधी जी को लाना ही पड़ेगा ताकि वर्ल्ड वॉर में हम उनका सपोर्ट ले सके। करेक्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को यहाँ पे लाया गया। ऑलराइट। और यहाँ पे बात करी गई कि पहली बात तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, तो बिल्कुल ये बात कही गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, that is withdrawal of ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement। फिर यहाँ पे एक और बात करी गई थी कि जो भी आपके पास गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने मूवमेंट के चलते हुए रिटायर हो गए थे, आप उनके साथ लीनियंट बर्ताव करोगे। ठीक है। उसी के साथ ये भी बोला गया था कि वो सारे प्रिजनर्स जो कि किसी भी प्रकार का वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है, आप उनको रिलीज कर दोगे, लैंड जो है वापस लौटा दोगे। ठीक है, जो कि पैसा आप यहाँ पे मांग लिए थे फी के तौर पे उसको आप लौटा दोगे। तो कुछ इस तरह से बातें हुई थी। जो स्टेटमेंट थर्ड है वो यहाँ पे गलत है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, ये यहाँ पे नहीं माना गया था। और गांधी इरविन पैक्ट एक और चीज के लिए फेमस है, जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक डे घोषित किया गया था। गांधी जी को ब्लैक झंडों से
यहाँ पे स्वागत किया गया था, स्वागत भी नहीं बोलेंगे कि everyone was not happy with this pact and they welcomed with a black flag demonstration kind of a protest. So can someone tell me what was that? ऐसा क्यों किया गया था? Because 3 important personalities, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये अभी भी जेल में थे और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। और काफी लोगों का मानना था कि गांधी जी इस फांसी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो यहाँ पे एक तरह से प्रोटेस्ट के तौर पे काले झंडे फहराए गए और एक ब्लैक डे की तरह इसको माना गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके लेफ्ट में मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे रखा है और राइट साइड पे लीडर्स का नाम दे रखा है। यू हैव टू टेल कि क्या ये मैच सही है या नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019। पहला ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। यहां पे लिखा है कि क्या ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो पहली बात, जी हाँ, 1932 यानी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 1931, उसकी थोड़ा सा ही बात 1932 यानी कि कम्युनल एक्ट, पूना एक्ट, वो सब आएंगे अब, राइट। तो अब यहाँ पे एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, ताकि जो लोअर और बैकवर्ड क्लासेस है उनका जो सोशल स्टेटस है उसको एलिवेट कर सके। और ये पूरी कहानी जो हिस्टोरिक पूना पैक्ट में हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब अंबेडकर, यहां से निकल के आती है। और इसी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का नाम आगे जाके क्या कर दिया गया था, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो स्टेटमेंट 1 है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है अबाउट ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। 1920 और 1940 में पेजेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये बहुत ही ज्यादा इमर्ज हो रहे थे बिटवीन 1920 से 40। और यहाँ पे जो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी विच वॉज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, एंड 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ पे बनी। ये आपका जो लखनऊ इन अप्रैल 1936 का जो सेशन हुआ था उस टाइम की बात है। ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी विद स्वामी सहजानंद सरस्वती एज द प्रेसिडेंट एंड एनजी रांगा एज अ जनरल सेक्रेटरी। और अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है वो है ईवी रामास्वामी नायकर। इनको पेरियार के नाम से भी बोला जाता है। केरला का जो एरिया है ये एक रिस्पेक्टेड टर्म वहां पे यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन बाय अ नेम ऑफ पेरियार। दे वर ह्यूज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एथिज्म। ही वॉज अ फेमस फॉर हिज एंटी कास्ट स्ट्रगल एंड द रिकवरी ऑफ द द्रविडियन आइडेंटिटी। इनिशियली उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ काम किया। ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925 और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी यहाँ पे उन्होंने चालू किया। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. Now moving towards the next question, question number 8. With reference to the British colonial rule in India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। वी ऑल नो महात्मा गांधी जी का जन्म इंडिया में पोरबंदर में हुआ 2 अक्टूबर। फिर वो इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने चले गए। वहां से उनके एक क्लाइंट की वजह से वो साउथ अफ्रीका आते हैं एंड वहां उनको बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केसेस मिलते हैं। दे फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। तो वहां पे गांधी जी ने बहुत काम किए थे, जिसमें से एक था एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सेकेंड, हालांकि ये स्टेटमेंट इस टाइम पे बच्चों को इसलिए डिफिकल्ट लगा था, मोस्टली हमारा फोकस होता था महात्मा गांधी का इंडिया में इमर्जेंस। हम डिस्कस करते थे अबाउट मेनी अदर थिंग्स चंपारण को लेके। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इन लॉर्ड
Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for the World War. क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या उन्होंने सपोर्ट किया था इस रिजोल्यूशन को या नहीं किया था? Who will tell? सोचो सोचो, थोड़ा सा अपनी बत्ती घुमाओ, उसको रटो मत कि जो भी है इसको रट लो, थोड़ा सा टाइमलाइन रिवाइज करो उस वक्त क्या हुआ था। जो इंडिया के उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, इन्होंने बहुत सारे इंडियन लीडर्स को इनवाइट किया था कि ये जो आपके पास वॉर को लेके, वर्ल्ड वॉर 1 को लेके जो वॉर कॉन्फ्रेंस हो रही है आप उसको अटेंड कीजिए। तो गांधी जी ने एक्सेप्ट तो कर लिया इनविटेशन, बट बहुत ही वो होता ना कि एक बिना मन के उन्होंने अटेंड किया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे तिलक और जो अली ब्रदर्स है उनको यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि आफ्टर मीटिंग द वाइसरॉय, जो कि बहुत ही ज्यादा कीन थे, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे दैट गांधी शुड सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग, तो फाइनली गांधी जी ने इनका जो रिजोल्यूशन था रिक्रूटिंग को लेकर उसको सपोर्ट किया था। यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। सो ही बिलीव दैट होल हार्टेड कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट विल ब्रिंग इंडिया विद इन द साइट ऑफ गोल ऑफ स्वराज, नथिंग एल्स विल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, और ये हो जाएगा 3। That is consequent upon the breaking of the SALT law, Indian National Congress was declared illegal by colonial rule. Yes, ऐसा ही हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1920 में which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? पहला है अबाउट ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हमने अभी कुछ ही टाइम पहले जो डिस्कस किया था कि ये स्टार्ट किए थे भाई जीके गोखले जी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंडेशन किया? भाई जीके गोखले। यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट ये इसका आंसर नहीं है। तो ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, जो कि सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया था कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, फिर एनी ने स्टार्ट किया था ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट फ्यू रीजन्स जो कि तिलक के थे। फाइनली ये मूवमेंट थोड़ा सा फीका पड़ गया, दोनों लीडर्स यहाँ से चले गए थे, और इस पूरे होम रूल लीग को आगे जाके कंटिन्यू किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। तब जब महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को आगे लीड किया तो ये जो नाम है होम रूल लीग, इसका नाम बन गया स्वराज्य सभा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि इसको अगले वीडियो में हम डिस्कस कर सके, हिंदू महासभा और साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के बारे में आप क्या जानते हो? बड़े आगे इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ 10th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। Which one of the following is very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? गांधी जी के इवेंट्स याद करो। चंपारण सत्याग्रह 17 से 18, 1917-18 के बीच में, जो कि फर्स्ट आपके पास क्या था? कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर है आपके पास खेड़ा सत्याग्रह। तो उसमें से चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। पहला है, ये रिपीट हुआ है चंपारण सत्याग्रह, जो हमने इंडिगो कल्टीवेशन डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। सो इट इज काइंड ऑफ अ रिपीटेड। मैंने स्टोरी बताई थी राइट, दैट इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट किया था एज अ कमर्शियल थिंग, एंड दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट टू चाइना, यूरोप एंड यूके। बाद में जो जर्मनी है उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिगो डाई स्टैब्लिश कर दी, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डाई है उसका जो डिमांड है वो कम हो गया, बिकॉज जर्मनी वाली आर्टिफिशियल डाई सस्ती थी। सो इस खर्चे को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, एंड इवन जो पेजेंट्स है वो इंडिगो को ग्रो भी नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उसमें पानी ज्यादा लगता था, उनकी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती थी। तो यहाँ पे फिर तिनकातिया सिस्टम आ जाता है कि 3/20 जो आपका पार्ट है लैंड का, उसमें आप इंडिगो ग्रो करोगे। तो ये पूरा जो सिस्टम था, इसके ऊपर आपके पास गांधी जी यहाँ पे सपोर्ट करने आते हैं, और फाइनली फिर एक चंपारण को लेके एक्ट यहाँ पे आता है। तो ये स्टोरी अगर क्लियर है तो आपको आंसर ऐसे साफ दिखेगा, इवन यू डोंट हैव टू रीड द स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, नो।
Active involvement of Dalit and tribal communities, no. Joining of peasant unrest to the India's national movement, yes. So this Champaran Satyagraha was related to the peasants जिनको force किया जा रहा था indigo plantation के लिए, and they were not ready, they were not happy for indigo plantation. The reason being, इस plantation को करने में उनको पानी बहुत ज्यादा खर्च होता था और इसकी वजह से उनकी जो land है वो भी infertile हो जाती थी और वहां से आपके पास टिंकाटिया सिस्टम भी establish होता है. बड़े अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की रिफर्स टू. यहां पे डायआर्की का मतलब पूछा है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि डायआर्की कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था. डायआर्की क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे. पहले बताइए डायआर्की कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए. पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक्ट है जिसमें इंडियन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दैट वाज रिलेटेड टू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तब मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत और भी एक्ट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1935 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहां पे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी में फिर से क्वेश्चन आ गया है. एक वहां पे जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव मेंबर का जो काउंसिल था उसमें इंडिया का मेंबर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया. दूसरा, यहां पे डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 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 प्रोविंशियल लेवल पे. इट वॉज ऑन द प्रोविंशियल लेवल. यू हैव टू रिमेंबर, पहला इन्होंने बोला है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस. तो यहां पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से एक्ट में डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया था. इट वाज इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और वो भी सिर्फ कहां, प्रोविंशियल लेवल पे. इट वाज नॉट ऑन द सेंट्रल लेवल. ठीक है, ठीक है. अब समझते हैं कि जो डायआर्की है उसका यहाँ पे मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायआर्की. डायआर्की का मतलब होता है रूल ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उन्होंने डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया था एट एग्जीक्यूटिव प्रोविंशियल लेवल. ठीक है, समझ आया. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, यानी जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट है उसको हम लोकसभा राज्यसभा में बांटते हैं, क्या उसको बोलते हैं, नहीं. इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर और स्टेट, यानी आज का जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है क्या उसको डायआर्की बोलते हैं, नहीं. आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो आंसर आएगा. देन हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, एक लंदन में एक दिल्ली में, क्या ऐसा था, नहीं. Division of subjects delegated to the provinces into 2 categories, yes. Next question, with reference to the Indian freedom struggle, consider the following event. अब थोड़ा सा ना इसको देखो कि कैसे रिपीट हुआ. क्या हमने क्वेश्चन नहीं देखा था कि अगस्त 1942 डेट किससे रिलेटेड है. Why the 8 अगस्त 1942 डेट इज फेमस, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था. यानी ये स्टेटमेंट मुझे आता है, मुझे किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पसीना नहीं आना चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि मुझे मालूम है क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 के समथिंग आता है. तो भाई मैंने पीवाईक्यू किए हैं, मुझे एग्जाम में डर नहीं लगना चाहिए. फिर हमने बात करा कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये भी हमें आता है. कैसे आता है, 1930 से 31 के बीच में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, बॉयकॉट कर दिया, ये हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि भाई गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आया. गांधी इरविन पैक्ट का कंक्लूजन क्या था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगे. तो ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि 1932, और नहीं पता तो लगभग 1932 या उसके बाद की बात है. ठीक, अब बचता है आपके पास म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी. अगर ये तो कॉमन सेंस ही हो गया ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1932 वाला ले लीजिए, थर्ड वाला ले लीजिए, 2 वाला ले लीजिए, 1 आंसर हो जाएगा इसका. 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा.
तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट पता है। अब आप बताइए हमें म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी के बारे में, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी। हु विल टेल मी, कौन कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा रिगार्डिंग द म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी। ज्यादा कुछ सॉरी इसमें इतना कुछ है नहीं कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इसको समझ लीजिए। ब्रिटिश इंडिया का जो लैंड बॉर्डर था वो बहुत कम था एज कंपेयर टू उनका जो कोस्टल बॉर्डर था, पानी नेवी है ना, कोस्टल बॉर्डर। तो वहां पे उनको जो डील करता था रॉयल इंडियन नेवी, वो बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही कम लोग थे रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। तो इस पूरे कोस्टलाइन को गार्ड करने वाला जो था वो था रॉयल नेवी, यानी कि ब्रिटिश की जो नेवल वॉरफेयर फोर्स थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे ये जो ब्रिटिश नेवल वॉरफेयर थी उनमें जो नंबर्स है वो बहुत जूनियर नेवी के जो ऑफिसर लेवल की बात नहीं कर रहे, नेवी में जो जूनियर लेवल पे होता है ना, उनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बट फैसिलिटीज नहीं दी गई, ना खाना है, ना रहने की जगह है, ना सोने की जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, गाली गलौज भी होता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, 1 दिसंबर 1945, ये डेट आप याद रखेंगे, दैट इज 1 दिसंबर 1945, 1 दिसंबर 1945 को नेवी डे घोषित किया गया। और यहाँ पे इनको बोला गया कि भाई गेस्ट आएंगे, आपको तैयारी करना है, यहाँ पे इंडिया की ये जो इंडिया के क्या तैयारी करना है, फ्लैग्स वगैरह लगाने। इन्होंने क्या किया, ये जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे थे नेवी पे, अगले दिन ऐसे झंडे लगा दिए कि गो बैक क्विट इंडिया, गो बैक साइमन, सारे जितने भी रिवॉल्ट से रिलेटेड झंडे थे। तो इनको अरेस्ट किया गया, काफी कुछ यहाँ पे हुआ। और फाइनली बट यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे, कम से कम आई थिंक जितने भी मेजर जो यहाँ पे नेवी शिप्स थे, उन्होंने एक साथ इंस्पायर हुए कि जैसे गांधी जी ने सिर्फ एक सॉल्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि हमको जब तक खाना नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे, नो फूड नो वर्क। और इसी चीज को यहाँ पे क्या बोला जाता है, रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। The objective of Butler Committee of 1927 was related to what? बटलर कमेटी क्यों बनाई गई थी? अरे प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस इंप्रूव करना था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी आया था। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 4.1 का पहला क्वेश्चन ही क्रिप्स मिशन पे था। क्या था क्रिप्स मिशन में? दैट इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं बबुआ, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। इंडिया शुड बी पार्टीशन्ड, नो, आंसर इज डी, ठीक है। तो आई थिंक ये 20 to 25 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगला वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन का सेशन अच्छा लग रहा है, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने प्रीलिम्स में 80 से 90 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई लिंक भिड़ ही जाएगा और PYQ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच टू सपोर्ट अस। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।